बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे CS 101 में मॉड्यूल नंबर 87, 88, 89 और 90। तो चलें आज का हम अपना मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 87 मॉड्यूल का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम की एब्स्ट्रैक्ट नेचर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गोरिदम और बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, कि एल्गोरिदम जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो पेचीदा होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। एंड द रिप्रेजेंटेशन में चेंज, कि वो चेंज होती रहती है रिप्रेजेंटेशन की, हर किसी का एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नेचर। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल स्टोरी एंड बुक, कि एक जो स्टोरी है, अब किसी फिल्म की स्टोरी है, किसी कहानी, कोई ड्रामे की स्टोरी है या किसी कार्टून की स्टोरी है, हर इंसान का उस स्टोरी को बताने का तरीका, सुनाने का तरीका मुख्तलिफ होगा। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर होती है। और जो फिज़िकल बुक होती है, जो हमने फिज़िकली लिखा होता है, पूरी स्टोरी को डायलॉग्स लिखे होते हैं, स्क्रिप्ट लिखा होता है, उसे हम कहते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगी वो है एल्गोरिदम की फॉर्म में। अगर हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एल्गोरिदम की फॉर्म में। और एल्गोरिदम की जो नेचर होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मुख्तलिफ नेचर होती है, कि हम एक चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नेचर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्सियस का के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है टेम्परेचर की, तो उसको हम अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके हमारे पास तीन तरीके हैं। तो नंबर 1 पे हम पहले पढ़ेंगे कि फॉर F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 के। जी अब आपको भी समझ आ गया कि इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सेल्सियस की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। ये इसका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई द टेम्परेचर रीडिंग इन सेल्सियस। जो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर की रीडिंग है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है बाय 9/5 एंड देन ऐड 32 टू द प्रोडक्ट। कि पहले हम जो सेल्सियस में हमारे पास रीडिंग दी गई है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 9/5 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको हमने ऐड कर देना 32 के साथ। तो हमारी जो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर की रीडिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ़ारेनहाइट में। ये हमारे पास हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका क्या है? फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम सेल्सियस की वैल्यू पुट करके फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं इसके सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के, एल्गोरिदम को कन्वर्ट करने के तरीके। ये तीन तरीके हैं। तो ये हमें बताते हैं कि एल्गोरिदम की जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हम मुख्तलिफ तरीके से एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में जो हमारे पास कन्फ्यूजन आई है, वो हमारे पास एक कन्फ्यूजन है जो वो क्या है? वो है मेटीरियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो उस कंसेप्ट को समझ गए हैं, उनको समझ आ जाती है कि हमने जो कन्वर्ट कर दिया सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट, कि अगर हमने सेल्सियस में लिखा है या फ़ारेनहाइट में लिखा है, उनको कन्वर्ट करके लिखा है, तो वो दोनों बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। होएवर ले पर्सन कैन आर्ग्यू इट्स एम्बिगियस, कि जो ले पर्सन है वो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि ये एम्बिगियस कैसे, ये कैसे है, एम्बिगियस है, मुश्किल है, ये कैसे कन्वर्ट हो गया, मुख्तलिफ है ये। तो ये जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है? टू सोल्व दीज कन्फ्यूजन्स वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव्स, कि इन प्रॉब्लम का हल क्या है? प्रिमिटिव्स हैं। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं। उन उन सिंबल्स को हर कोई समझ जाता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है, उस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये प्रिमिटिव्स इसका हल है। तो प्रिमिटिव्स जो है वो हम अगले नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो बताया गया है कि इन कंप्यूटर साइंस वी ट्राई टू मेक रिप्रेजेंटेशन विच इज़ अंडरस्टैंड बाय ऑल यूजर, कि कंप्यूटर साइंस में हमने ऐसी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ऐसे एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना है कि जितने भी यूजर्स हैं वो समझ सकें कि हमने अपनी एल्गोरिदम को किस तरह रिप्रेजेंट किया है। यानी कि जैसे हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की एग्जांपल दी है, तो जो आम आदमी है, जो ले पर्सन है, जिसको नहीं पता कि सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, वो कैसे समझेगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं? तो ये कन्फ्यूजन जो है हमने ऐसे, ये कन्फ्यूजन है, तो इसको हम दूर करने के लिए प्रिमिटिव्स यूज़ करते हैं। बट कंप्यूटर साइंस में हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन ही ऐसी रखनी है कि हर कोई समझ सके। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो वो है कि फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज़ प्रोग्राम, कि अगर हम किसी भी एल्गोरिदम को फॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक प्रोग्राम है। एंड वाइल एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोसेस, की जब हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 88 जो कि है रिप्रेजेंटेशन प्रिमिटिव्स। हमने पढ़ा था कि एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं और इन तरीकों को समझना आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें प्रिमिटिव्स की ज़रूरत होती है ताकि हर इंसान इनको आसानी से समझ सके। तो फिर इस मॉड्यूल में हम प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम रिक्वायर सम लैंग्वेजेस। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। जिस तरह इंसान को भी अपनी बात दूसरों को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। मसलन हम लोग उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, जोन सी भी ज़ुबान बोलते हैं उसको हम इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरे हमारी बात को समझ सके। जब इंसान भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मसलन जब कोई कहता है कि रिप्रेजेंटिंग विजिटिंग ग्रैंड पेरेंट्स इज़ प्रॉब्लमेटिक, तो इस स्टेटमेंट के दो मीनिंग हो सकते हैं कि जब ग्रैंड चिल्ड्रंस जो हैं वो आते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, और दूसरा ये कि जब हम यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस के घर जाते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी एम्बिगियस मीनिंग होते हैं, इनके मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम लोग कोई एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर एम्बिगियस मीनिंग्स आ जाए तो एक ही एल्गोरिदम को जब हम तो एक ही एल्गोरिदम को जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसके अगर डिफरेंट मीनिंग्स हो, मुख्तलिफ मीनिंग हो, तो जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले जो एल्गोरिदम होती है उसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा, और जब हम उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा। जिस तरह हम लोग बात करते हैं तो उसके मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं, इस तरह एल्गोरिदम के भी मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। और जब हम पहले किसी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करेंगे उसका एक मीनिंग होगा तो उसका रिजल्ट मुख्तलिफ आएगा, जब हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ आएगा। ये स्लाइड आपके सामने आ रही है, इसमें देखा जा सकता है कि पेज को किस तरह फोल्ड करना है, और जो ये तीर के निशान आ रहे हैं कि हमें बता रहे हैं किस तरह फोल्ड करें, इस तरह फोल्ड करें, ये प्रिमिटिव्स हैं। और ये ऑर्गेनामी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं, और ये जापानीज़ के ऑर्गेनिक आर्ट है जो सिर्फ ऑर्गेनिक स्टूडेंट जो हैं वो ऑर्गेनमी स्टूडेंट है वो ही समझ सकते हैं, आम इंसान इसको समझ नहीं सकता। और ये ऑर्गेनमी आर्ट जो है ये कोई और नहीं समझ सकता, ये सिर्फ ऑर्गेनमिक स्टूडेंट समझ सकते हैं। अब हमने प्रिमिटिव्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, और अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि है कंप्यूटर साइंस एस्टैब्लिश सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच एल्गोरिथम कैन बी कंस्ट्रक्टेड, सच बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स। ये कंप्यूटर साइंस ने कुछ सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं ताकि कंप्यूटर के जिसके अंदर कंप्यूटर के एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर के एल्गोरिदम को बनाते हैं, तो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं उनको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। अब कंप्यूटर ने ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का सेट क्यों बनाया है, ताकि हर कोई कंप्यूटर के एल्गोरिदम को समझ सके। उसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ primitives along with the collection of rules stating how the primitive can be combined to represent more complex ideas constitute a programming language। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक primitives की कलेक्शन है, और साथ में रूल्स की कलेक्शन है जो कि हमें बताते हैं कि primitives को हमने कैसे कंबाइन करना है, और कि कैसे हमने इन primitives को जोड़ना है, इन primitives का मतलब क्या है, और ताकि मोर कम्प्लेक्स आइडियाज़ बनाते हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ सकें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम कोड करते हैं, और वो जो है कलेक्शन होती है प्रिमिटिव्स की, जिसके अंदर बताया जाता है कि प्रिमिटिव्स को हमने कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है और कैसे उन प्रिमिटिव्स को हमने यूज़ करना है। ईच प्रिमिटिव हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, कि हर प्रिमिटिव का एक अपना सिंटैक्स होता है और सिमेंटिक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब है सिंबल होता है, और सिमेंटिक्स के उस सिंबल का कोई मीनिंग होता है। अब जो हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें है कि जो राइट साइड है उसके ऊपर हमें सिंटैक्स दिखाया गया है। इनके राइट साइड जो है जो लेफ्ट साइड है उस पर हमने आपको सिंबल दिखाए हुए हैं, और जो राइट साइड है उसके ऊपर हमने उस सिंबल्स के मीनिंग दिखाए हुए हैं। तो जो ये सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन इन मशीन लेवल, कि मशीन लेवल पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, वर्ड्स को, जो कि हमने रिप्रेजेंट करना हो। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमें एक एक स्टेप जो है मशीन लेवल पे रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, और ये हमारे लिए टीडियस होता है, मुश्किल होता है कि हम एक एक वर्ड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। तो इसलिए हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उस लैंग्वेज को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करें मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज इजीली मशीन लैंग्वेज में आ जाए और कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ आ सके। तो इसलिए हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ती है, और उसको बिल्कुल प्रॉपरली हमें एक एक वर्ड को प्रॉपरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, ताकि जो हमारी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ईजी तरीके से आ जाएँ और
अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 89 जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सूडो कोड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि सूडो कोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि है नोटेशनल सिस्टम इन विच आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस्ड इनफॉर्मली ड्यूरिंग एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस। ये एक नोटेशनल सिस्टम है जिसके अंदर जब भी कोई एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो जो हमारे आइडियाज़ होते हैं उनको हम इनफॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं। इनफॉर्मली कहा है, फॉर्मली क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है, और जब हम सूडो कोड कर रहे होते हैं तो ये जो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, यानी कि हर कोई इसको इजीली समझ सकता है बगैर किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट्स को जाने हुए। और जो सूडो कोड्स होते हैं उसमें कभी हम किसी एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कभी हम किसी दूसरे लैंग्वेज के कॉन्स्ट्रक्ट को यूज़ करते हैं, यानी कि सूडो कोड में हम जो मर्जी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि हाउ टू राइट सूडो कोड, कि हम सूडो कोड को कैसे लिखें। इसके 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1 क्या है, लूज द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके रूल्स को हमने लूज कर देना है, कि हमने उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना। नंबर 2 पे है बोरविंग अ साइंटैक्स सेमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के जो लैंग्वेज है उसका साइंटैक्स सेमेंटिक स्ट्रक्चर जो है उसको हमने बोरो कर देना है। और नंबर 3 पे क्या है, जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट मैनी वेरिएंट्स एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन विच लैंग्वेज हैज़ बीन यूज। कि रिजल्ट में क्या होगा कि बहुत सारे वेरिएंट्स आएंगे जो कि इस बात पे डिपेंड करते होंगे कि हमने इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है। सी लैंग्वेज यूज़ की है, सी लैंग्वेज यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, पाइथन लैंग्वेज यूज़ किया है, सी प्लस प्लस यूज़ किया है। इनके यूज़ पे डिपेंड करता है कि हमने इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है। सो अब हम बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग रिजल्ट को। आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर तो याद होंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि रैम को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमने पढ़ा था कि रैम के हर सेल का एक एड्रेस होता है। मसलन यहाँ पे है 00, 01, 02, 03 एंड सो ऑन। सो अब हम कहते हैं कि आपके CS101 के कोर्स में 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, तो हम कहेंगे कि रिजल्ट इज इक्वल टू 100। और इधर हम इसको इक्वल को इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको मैथ में इक्वल कहते हैं, बट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब है कि 100 जो है वो असाइन किया जा रहा है रिजल्ट को, और रिजल्ट जो है वो मेमोरी में किसी पार्टिकुलर लोकेशन का नाम है। मसलन रिजल्ट जो है वो मेमोरी के एड्रेस में 01 की लोकेशन पे है, तो इसको हम 01 पे असाइन करेंगे और इसको हम 01 लोकेशन पे लिख देंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसकी हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस स्केल में है, जो कि हमें बताया गया कि 99 डिग्री है, और ये जो 99 डिग्री का टेम्परेचर है ये इस मेमोरी के एड्रेस में कहीं भी पार्टिकुलर लोकेशन पे मौजूद है, और वो पार्टिकुलर लोकेशन फॉर एग्जांपल सपोज टू से 03 है, तो हम 03 के ऊपर इसको लिखेंगे और ये वहाँ पे 99 हम लिख देंगे। अब हम पढ़ेंगे असाइनमेंट एंड इक्वल ऑपरेटर इन पास्कल एंड सी लैंग्वेज। इक्वल ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल इक्वल जो होता है मैथ्स के अंदर, जब दो पैरेलल लाइंस हम छोटी छोटी लगा देते हैं तो उसको हम इक्वल कहते हैं। बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि पास्कल लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज, इनका हम बता रहे हैं, तो पास्कल लैंग्वेज में जब हम कहते हैं कि असाइन किया है हमने ये नंबर, तो उसके लिए हम पहले कॉलन लगाते हैं, उसके बाद जो इक्वल है उसका असाइन लगाते हैं। और जब हमने पास्कल लैंग्वेज में इक्वल को रिप्रेजेंट करना हो कि ये चीज़ इसके इक्वल है, तो हम वही मैथ्स वाला इक्वल लगाते हैं। और सी लैंग्वेज में जब हम दो इक्वल लिखते हैं वन लाइन के लिए, तो उसका मतलब होता है कि हमने इसको असाइन ऑपरेशन है, असाइनमेंट ऑपरेशन है, असाइन किया इसको। और जब हमने सी लैंग्वेज में इक्वल लिखना होता है तो हम दो इक्वल्स को, मैथ वाले दो इक्वल को एक साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने लिखना है कि एक बच्चे को 90 मार्क्स असाइन हुए हैं, तो उसको हम लिखेंगे मार्क्स, फिर हम लगाएंगे पास्कल लैंग्वेज में जब हम लिखेंगे तो हम लगाएंगे कॉलन, फिर हम इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे 90। और इसी तरह जब हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लगाएंगे पहले मार्क्स, फिर हम लिखेंगे इक्वल का साइन और फिर हम लिख देंगे 90। तो ये होगा असाइन हो गए हैं, कि मार्क्स असाइन हो गए 90।
उसके बाद हम पढ़ेंगे सीडो कोड लैंग्वेज सिलेक्शन की। हम सीडो कोड जो है उसके ऊपर लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सी लैंग्वेज में हम इसको करें। तो जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, दो जो लैंग्वेजेस हैं बहुत पॉपुलर हैं सूडो कोड के लिए, वो है एल्गोल और पास्कल। ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर हैं। उसके बाद जो रिसेंटली यूज़ हो रही हैं अभी, वो है जावा और सी लैंग्वेज। और ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, और जो हम अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे वो हम पाइथन लैंग्वेज है, क्योंकि जो पाइथन है वो अभी भी यूज़ हो रही है और आगे भी इसका बहुत स्कोप है। तो अब हम इस कोर्स के अंदर आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो पाइथन के होंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं कि इफ़ जो है, इफ़ स्ट्रक्चर। सूडो कोड में जब हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे इफ़, फिर आगे हम ब्रैकेट डालेंगे, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कि अगर हमारे मार्क्स इक्वल ग्रेटर देन हो या 50 के इक्वल हो, डिक्लेयर पास। फिर हम लिखेंगे एल्स, और फिर उसके नीचे हम लिखेंगे डिक्लेयर फेल, कि अगर हमारे मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे तो हम हमें पास हो जाएंगे, और अगर हमारे मार्क्स 50 से कम होंगे तो हम फेल हो जाएंगे। और जब हम इफ़ यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, तो हम इसके जो स्टेटमेंट होती है उसके एंड पे कॉलन लगाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 90, जो कि है सूडो कोड, और उसमें हम पढ़ेंगे वाइल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि वाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वाइल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं। रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज सम कंडीशंस रिमेन ट्रू, कि अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है और वो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, या सीक्वेंस है या स्टेटमेंट है, जब तक के कंडीशंस ट्रू रहेंगी, वो रिपीट होता रहेगा, वो हम तब हम ऐसा काम करने के लिए हम वाइल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एज लॉन्ग एज देर आर टिकट्स टू सेल कंटिन्यू सेलिंग टिकट, कि जब तक टिकट सेल होते रहेंगे आप उसे सेल करते रहें, यानी कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि जब तक हमारे पास टिकट मौजूद रहेंगे उनको सेल करते रहें, कि जब तक हमारी कंडीशन या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगी तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, इसको हम लिखेंगे वाइल, फिर आगे हम पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखेंगे टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड, और एंड पे हम लगाएंगे कॉलन सेल अ टिकट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि जब तक जो टिकट्स हैं वो बिकते रहेंगे, तो हमारे जो टिकट्स हैं उनको सेल करते रहेंगे हम। यानी कि इस जो स्टेटमेंट है टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड, जब तक ये ट्रू होती रहेगी, टिकट बिकते रहेंगे, तो वाइल जो है ये हमने लगाया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो सेल है टिकट, यानी कि वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जब ये स्टेटमेंट वाइल के आगे जो हमने ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखी है टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड, जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, इनकी टिकट जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो ये आगे से एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। अब हमने इसका एक इस स्टेटमेंट का एक नेम रख दिया, जो कि है सेलिंग टिकट्स अनटिल अवेलेबल, कि जब तक टिकट मौजूद है उनको हम बेचते रहें। अब इसको हम देखते हैं कि अगर हम इसको लिखें कोड में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में। तो टिकट्स असाइन टू 30, अगर हमारे पास 30 टिकट्स हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वाइल, फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे टिकट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेल टिकट, कि जब टिकट जब तक एक से इक्वल होंगे, या एक जितने होंगे, 1 जितने होंगे, टिकट बेचते रहें। और नीचे हम लिखेंगे टिकट्स इज इक्वल टू टिकट माइनस 1। इक्वल मीन यहाँ पे है असाइन टू, टिकट्स असाइन टिकट माइनस 1। अब हमने इसको बिट फॉर्मल वे में लिख लिया है, अब हम देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होगा। और जो पहली स्टेटमेंट है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है जिसका नाम है टिकट्स, और जब हम कहेंगे कि टिकट इज असाइन बाय 30, तो इसका मतलब है कि इस लोकेशन पे जिसका नाम टिकट है उस पे हम लिख देंगे 30। और जब ये वाइल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसके अंदर वाइल है, तो फिर वो चेक करेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि टिकट जो है असाइन बाय 30 है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वाइल टिकट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब टिकट्स हमारे पास कितने हैं, 30 हैं, तो 30 जो है वो 1 के ग्रेटर देन है, 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, वो है सेल टिकट, फिर हम टिकट को सेल कर देंगे, और फिर नेक्स्ट पे हम जाएंगे क्योंकि ट्रू हो गई है। उसके बाद
टिकट इज इक्वल टू टिकट -1। फिर हम उस टिकट में से एक टिकट माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीछे कितने रह जाएंगे 29। जब हमारे पास 29 रह जाएंगे तो फिर वो दोबारा पीछे जाएगा और दोबारा वो वाइल पे जाएगा। टिकट्स अब हमारे पास 29 हो गए हैं। दोबारा वो चेक करेगा कि 29 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है या नहीं है। अब 29 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो फिर दोबारा वो टिकट को सेल करेगा और फिर वो टिकट में से -1 करेगा, 28 बच जाएगा। फिर वो 29 को चेक करेगा कि 29 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है या नहीं है। इस तरह ये चलता रहेगा एंडलेस कि हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर वाइल स्ट्रक्चर में 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी क्योंकि 1 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर जब हम सेल करेंगे इस टिकट को फिर टिकट -1 हो जाएगा, इनके 0 हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास टिकट्स की जगह 0 आ जाएगा। तो फिर हम करेंगे कि टिकट 0 इज़ लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के 0 जो 1 की इक्वल है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा यानी कि ये जो वाइल स्ट्रक्चर है ये फॉल्स हो गया तो ये यहाँ से एंड हो जाएगा यानी कि एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग सम ऑफ नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 कि हमने सम कैलकुलेट करना है नंबर 1 से लेके 10 तक। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम एल्गोरिथम की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। और इसको एल्गोरिथम की लैंग्वेज में सूडो कोड की लैंग्वेज में लिखने के लिए हम पहले मेमोरी बनाएंगे। मेमोरी जब हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग पहले सम का एक लिखेंगे, एक लोकेशन लिखेंगे और दूसरी लोकेशन पे हम नंबर लिखेंगे। अब इनिशियली जो हमारे पास नंबर है वो नंबर तो हमने 1 ही है तो नंबर हम लोग क्या लिख देंगे 1। और जो सम है नंबर इज असाइन टू 1 एंड सम इज असाइन टू 0 क्योंकि अभी हमें सम नहीं पता इसलिए हम सम को हम 0 लिख देंगे। अब इसके ऊपर हम वाइल स्ट्रक्चर लगाएंगे तो वाइल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिखेंगे नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0 के जो नंबर है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद जो सम है सम इज असाइन टू सम प्लस नंबर, जो हमारे पास सम आएगा उसके अंदर हम लोग नंबर को प्लस कर देंगे। और जो तीसरा है अगली स्टेटमेंट है वो है नंबर इज असाइन टू नंबर +1। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम वाइल स्टेटमेंट की देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। नंबर हमारे पास क्या है 1। 1 जो है वो 10 से लेस देन है या नहीं है। तो 1 जो है वो 10 से लेस देन है तो उसका मतलब आगे प्रोसीड होगा। तो आगे क्या है कि सम इज असाइन टू सम प्लस नंबर के जो सम है उसके अंदर नंबर को हम ऐड कर देंगे। नंबर हमारे पास क्या है 1 और सम हमारे पास क्या है 0। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। फिर क्या होगा कि नंबर इज असाइन टू नंबर +1, ये नंबर में हमने 1 को ऐड कर देना है तो नंबर +1 करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। और जो हमारे पास अब नंबर बनेगा वो हमारे पास 2 होगा। अब हमें दोबारा देखना है कि नंबर जो है वो 10 से लेस देन होना चाहिए। जो जो हमारे पास नया नंबर बना है वो 2 है। जो 2 है वो लेस देन 10 है। उसका मतलब आगे अब दोबारा क्या होगा, जो सम है उसके अंदर हम नंबर को ऐड करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। और फिर नंबर के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो अब हमारे पास 3 आ गया है। तो 3 को अब हम दोबारा चेक करेंगे वाइल के अंदर, वाइल की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जो 3 है वो लेस देन होता है 10 से तो ये भी लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये भी ट्रू होगा। फिर आगे ही एग्जीक्यूट होगा। सो ऑन, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जब तक ये चलता रहेगा ये काम एग्जीक्यूट होता रहेगा। और एट द एंड हमारे पास जब हम पहले करेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट 1 और 2 का हमें सम मिलेगा। फिर जब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट 2 डिजिट का हमें सम मिलेगा। एट द एंड हमें पूरे जितने भी ये 10 नंबर्स हैं इनका हमें सम मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिदम पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एल्गोरिदम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन कि एल्गोरिदम क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। फिर हमने देखा कि कन्फ्यूजन कौन सी हैं इस एग्जांपल्स के अंदर। फिर हमने प्रोग्राम और प्रोसेस के अंदर डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी कि वो क्या होती है। फिर हमने ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मशीन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। फिर हमने सूडो कोड पढ़ा कि सूडो कोड क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि राइटिंग कैसे हम सूडो कोड को लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि असाइनमेंट एंड इक्वल स्ट्रक्चर क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि इफ़ स्ट्रक्चर क्या होता है और पाइथन लैंग्वेज के अंदर इफ़ स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वाइल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।